नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को देख चुके हैं, उसके गठन को। हम न्यायिक स्वतंत्रता का भी जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता क्या है, इसका कैसे उदय हुआ, इसका अर्थ क्या है, इसकी धारणा क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसके संबंध में भय क्या है, और अंत में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम क्या है। ये सब पक्ष हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो न्यायिक सक्रियता, इसकी जो शब्द है न्यायिक सक्रियता, यानी न्यायपालिका की सक्रियता, जुडिशल एक्टिविज़म। एक्टिविज़म का मतलब है कि जुडिशरी निष्क्रिय नहीं रहती, लेकिन जुडिशरी जो है किस तरह से उन सारे मुद्दों पर भी सक्रिय रहती है जिस पर अब तक सक्रिय नहीं रही। तो इस सिलसिले में आइए जानते हैं न्यायिक सक्रियता का इतिहास क्या है और उसका अर्थ क्या है। तो न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई और विकसित हुई। यह शब्दावली सबसे पहले 1947 में ऑथर शैलेसंगर जूनियर, एक अमेरिकी इतिहासकार एवं शिक्षा प्रदायक द्वारा प्रयुक्त हुई। तो इसका मतलब न्यायिक सक्रियता शब्द के जो देन वाले हैं, उसके जो रचयिता हैं, वो ऑथर शैलेसंगर जूनियर हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया, जब न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। तो इसी सिलसिले में हम जानेंगे कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है। तो जहाँ तक न्यायिक सक्रियता के अर्थ का सवाल है, न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा बढ़कर भूमिका लेने से है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों, विधायिका व कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन के लिए बाध्य करना है। तो हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और तीनों अंग अपने अपने कर्तव्यों का संपादन करते हैं। तो जहाँ तक न्यायपालिका के कार्यों का संबंध है, तो न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए जा रहे कानूनों की अनुपालना को इस दृष्टि से देखती है कि वह संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं, अर्थात संविधान के दायरे में कानूनों का निर्माण किया जा रहा है अथवा नहीं। इसी दृष्टि से हम अगर देखें तो हम यह देखते हैं कि न्यायपालिका द्वारा जो है किस प्रकार से कानूनों का अनुपालन करवाया जाता है और संविधान की मर्यादा की रक्षा किस तरह से की जाती है। तो न्यायपालिका जब सरकार के 2 अन्य अंगों को संवैधानिक पालन के लिए बाध्य करती है, बाध्य का अर्थ है कि वह इस बात को सुनिश्चित करती है कि संविधान के जो 2 अंग हैं वो किस तरह से संविधान के जो अंग यानी विधायिका और कार्यपालिका है वो किस तरह से संविधान का अनुपालन कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो उसको सुनिश्चित करती है। तो ये जो दायरा है ये न्यायपालिका के कार्यों का विस्तार बताता है। तो न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को ऐसे निर्णयों द्वारा संरक्षित या विस्तारित किया जाता है जो कि पूर्व नियमों या परिपाटियों से अलग हटकर होते हैं अथवा वांछित या करणीय संवैधानिक या विधायी इरादे से स्वतंत्र तथा उसके विरुद्ध हो। न्यायिक सक्रियता का न्यायाधीशों द्वारा विधि निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि एक न्यायाधीश द्वारा पहले से ही मौजूद किसी विधान या कानून की इस प्रकार सक्रिय व्याख्या की जाती है जिससे कि समाज की बेहतरी में और उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। न्यायिक सक्रियता न्यायिक तटस्थता से अलग है, जिसका अर्थ है पहले से मौजूद कानून की व्याख्या बिना उसकी लाभकारी अथवा उपादेय पक्षों को बढ़ावा दिए करना। न्यायिक सक्रियता का जहाँ तक सवाल है तो हम ये भी देखते हैं कि 20वीं न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति के उपयोग का एक तरीका है जो कि न्यायाधीश को प्रेरित करता है कि वह सामान्य रूप से व्यवहारतः सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं एवं पूर्व नियमों को प्रगतिशील एवं नई सामाजिक नीतियों के संदर्भ में त्याग दे। इसमें ऐसे निर्णय देखने में आते हैं जिससे सामाजिक अभियंत्रण अथवा इंजीनियरिंग होता है। अनेक अवसरों पर विधायिका व कार्यपालिका संबंधी मामलों में दखलंदाजी भी होती है।
न्यायिक सक्रियता के बारे में हम ये भी देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में न्यायिक समीक्षा या सक्रियता को जो है एक रूप को विशेषकर अमेरिका में न्यायिक सक्रियता के नाम से कहा अभिहित किया गया है। भारत में बहस और चर्चाओं में शामिल लोगों ने न्यायिक सक्रियता और आर्थिक समीक्षा के बीच घालमेल कर दिया है। न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा का ही वह रूप या प्रकार है जिसमें न्यायाधीश विधि निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करने लगते हैं, अर्थात न केवल वे विधि विधानों की रक्षा करते हैं बल्कि उसे कायम रखते हैं और संवैधानिक प्रावधान के आलोक में अवैध भी घोषित करते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को भी प्रश्न देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है और हमने ये भी देखा कि न्यायिक सक्रियता दरअसल न्यायिक सक्रियता की अवधारणा वास्तव में न्यायिक समीक्षा में ही अंतर्भूत है, जो कि न्यायालयों को संविधान को कायम रखने तथा संविधान के लिए अनुपयुक्त या अनुपयोगी प्रावधानों को निरस्त घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक सक्रियता का पद 20वीं शताब्दी के मध्य न्यायिक विधि निर्माण या विधायन की क्रिया को वर्णित करने के लिए प्रचलन में आया। जनहित याचिकाओं को सुने जाने की विस्तारित अवधारणा की समय समय पर न्यायिक व्याख्या के चलते न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया गया। जहाँ तक न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरकों का सवाल है तो कौन कौन इसके उत्प्रेरक हैं, ऐसे कौन से उत्प्रेरक हैं जिससे कि न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करते हैं। तो नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, ये समूह मुख्यतः नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से जुड़े हुए मामलों को उठाते हैं। इसके साथ ही जन अधिकार कार्यकर्ता, ये समूह जो है सामाजिक व आर्थिक अधिकारों पर जन आंदोलन को राज्य द्वारा दमन की स्थिति में जोड़ देते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता, ये समूह राजनीति व आर्थिक व्यवस्था की जवाबदेही ढांचे में उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले उठाते हैं। फिर बंधुआ मजदूर समूह, ये समूह भारत में मजदूरी दास्ता के उन्मूलन के लिए न्यायिक सक्रियता की अपेक्षा करते हैं। देखिए, न्यायिक सक्रियता को लेकर भय भी है। कौन कौन से भय हैं? विचारात्मक भय है। ये कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका या नागरिक समाज को अन्य स्वायत्त संस्थाओं की शक्ति हड़प रही है न्यायपालिका, ये एक विचारात्मक भय है। दूसरी बात मीमांसात्मक भय है। ये कहते हैं कि जो है वैज्ञानिक मामलों में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्तर पर भी जो है वो न्यायाधीश ज्ञान नहीं रखते और वो उस मामले में भी हस्तक्षेप करते हैं। प्रबंधन संबंधी भय, वो कहते हैं कि इससे जो है न्यायपालिका का कार्यभार बढ़ गया है। वैधता का व्यय भय, ये कहते हैं कि जनहित याचिकाओं से समय नष्ट हो रहा है, कार्यपालिका के अंदर अनदेखी हो रही है और भी अन्य तरह के भय मौजूद हैं जो कि न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता के बारे में व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ पे हमें एक पक्ष जानना होगा, वो है न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम का। अमेरिका में न्यायिक सक्रियता तथा न्यायिक संयम, ये दो वैकल्पिक न्यायिक दर्शन है। न्यायिक संयम के पैरोकार मानते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका सीमित होनी चाहिए। उनका काम केवल इतना है कि कानून क्या है और कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में अपने निजी राजनीतिक मूल्यों और नीतिगत एजेंडा को अपने न्यायिक विचारों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, ऐसा न्यायिक संयम के पक्षधरों का मानना है। इस विचार के अनुसार संविधान निर्माताओं के मूल इरादे और उनसे संबंधित संशोधन स्पष्ट व जानने योग्य है और न्यायालय को उन्हीं को निर्देशित होना चाहिए। जहाँ तक न्यायिक सक्रियता के संबंध में जो सीमाओं का सवाल है, तो हमको जो आशंकाओं का सवाल है, वो आशंका ये है कि ये कहा जाता है कि न्यायिक सक्रियता से जो है न्यायपालिका हावी हो जाती है। ये कहा जाता है कि अगर न्यायिक सक्रियता बहुत ज़्यादा हुई तो कार्यपालिका काम नहीं कर पाएगी। तो ये इस तरह के जो है वो बातें कही जाती हैं और वो विधायिका और न्यायपालिका के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, ये कहा जाता है। 2007 में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक संयम की बात कही थी और उन्होंने यह निर्णय दिया था न्यायिक संयम के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य न्यायपालिका अपने हाथ में न ले, लेकिन शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए और सभी संस्थाओं को और अंगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए। तो इस पीठ ने यह भी कहा कि जजों को अपनी सीमाएं जान लेनी चाहिए और सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैं आपको मॉन्टेस्क्यू की किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसका उदाहरण देते हुए बताना चाहती हूँ
तीनों अंगों की शक्तियों के विभाजन को नहीं मानने के परिणामों की चर्चा की गई है। ये फ्रेंच दार्शनिक थे और उन्होंने ये कहा था कि अक्सर दो अंग जब किसी और के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं तो उसकी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि न्यायिक सक्रियता क्या है, हमने ये भी देखा कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक कौन से हैं और न्यायिक संयम का अर्थ क्या है और न्यायपालिका की सक्रियता के बारे में कौन कौन से भय व्यक्त किए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमने देखा है कि न्यायिक सक्रियता के भारत में भी आपको बहुत सारे जो है मुद्दे दिखाई देंगे। हम जब जनहित याचिकाएं पढ़ेंगे तो मैं आपको ये इन पे भी चर्चा करूंगी, क्योंकि जनहित याचिकाओं के माध्यम से ही भारत में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता को आगे बढ़ाया है। और ये ऐसा नहीं है कि जनहित याचिकाओं के बहुत सारे पक्ष में बहुत सारे मुद्दों पर बहुत राहत भी प्रदान की गई है, लेकिन अत्यधिक जनहित याचिकाओं से न्यायपालिका के जो कामकाज है उस पर भी प्रभावित हुआ है। बहुत अनावश्यक मामलों में भी जब जनहित याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं तो उससे भी न्यायपालिका का कार्य प्रभावित होता है। इसलिए कहा गया है कि कहीं न कहीं इस शक्ति को भी मर्यादित प्रयोग करना चाहिए। तो इस बारे में हम जब मिलेंगे तब भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए और अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और न्यायिक समीक्षा पर अक्सर सवाल आता है, लेकिन न्यायिक समीक्षा के बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जस्टिस पीएन भगवती ने न्यायिक समीक्षा को एक नया रूप दिया था और एक ऐसा भी समय आया था कि पोस्ट कार्ड पर भी व्यक्ति अपनी जनहित याचिकाएं के तहत जो है अपनी परिवेदना लिख सकता था और उस पर न्यायपालिका को लिख सकता था और न्यायपालिका उस पर जो है वो अपना निर्णय भी देती थी। न्यायपालिका ने सो मोटो स्वतः ही मामलों को संज्ञान में लाके भी कार्य किया है। तो ये भी आपको मुद्दा देखना चाहिए। तो ये दोनों ही धारणाएं महत्वपूर्ण हैं। अगला टॉपिक मैं जब जनहित याचिका आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें जनहित याचिका का अर्थ और कौन कौन से मामलों में जनहित याचिका का प्रयोग किया गया वो भी बताऊंगी। तब तक आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए।